आज हम लोगों ने पढ़नी है यूरिनरी सिस्टम की फिजियोलॉजी कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो ह्यूमंस में किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है। यूरिनरी सिस्टम होता क्या है? ये हमारी बॉडी के वो ऑर्गन हैं या सेट ऑफ ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में यूरिन प्रोडक्शन का काम करते हैं। हमारा जो बॉडी में यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, जो बॉडी के वेस्ट मटेरियल यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, वो हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम जो है ये सारे काम को सर अंजाम दे रहा है। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है इन ह्यूमन बींग्स, इसके अंदर टोटल जो ऑर्गन्स हैं, मेन चीज़ है आपका किडनीज। हमारी बॉडी के अंदर पेयर ऑफ किडनीज हैं, टू किडनीज मौजूद होती हैं। उसके अलावा किडनी के साथ हमारे पास जो है किडनी में यूरिन प्रोडक्शन होती है। उसके बाद किडनी से यूरिन प्रोड्यूस होने के बाद ट्रांसफर किया जाता है ब्लैडर में। ट्रांसफर करने के लिए जो ट्यूब्स यूज होती हैं, दीज आर कॉल्ड यूरेटर्स। ठीक है, राइट किडनी से राइट यूरेटर, लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर। ये दोनों यूरेटर्स जो है किडनी से यूरिन प्रोडक्शन के बाद यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। कहाँ पे? ब्लैडर में। ब्लैडर जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये आपके यूरिनरी सिस्टम का ही पार्ट है। ये थोड़ी देर के लिए आपके जो यूरिन को अपने अंदर स्टोर करता है, थोड़ी देर के लिए रखेगा एंड देन वो आपकी बॉडी से यूरिन को निकाल देगा थ्रू यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है ये ओपनिंग है, ये यूरिन को बॉडी से बाहर निकालती है। किडनीज यूरिन बनाती हैं, यूरिटर्स जो है वो यूरिन को आगे ट्रांसपोर्ट करती है ब्लैडर में। तो मेन ऑर्गन्स ये हैं। उसके अलावा जो जेन्युइनली काम करता है, जो यूरिन प्रोडक्शन करवाता है, दैट इज योर किडनी। ठीक है, किडनी मेन काम करवाती है। और जो दूसरे पार्ट्स हैं जैसे यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरिथ्रा हो गया, ये यूरिन प्रोडक्शन के अंदर कोई इनका अमल दखल नहीं है। यूरिन प्रोडक्शन के अंदर ये कोई काम नहीं करते कि यूरिन डाइल्यूट बन रहा है, यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड बन रहा है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अंदर उनका कोई अमल दखल नहीं है। वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने के जो है काम आते हैं और बॉडी से बाहर निकालने के काम आते हैं। अब अगर हम लोग ये देखें, डायग्राम्स मस्ट हैं, आपकी फिजियो में भी डायग्राम मस्ट है, आप लोगों की एनाटमी में भी डायग्राम मस्ट है। तो इतनी हम लोगों ने इस कदर चीज़ें हम लोगों ने एनाटमी में भी पढ़ी थी कि जो आपकी किडनीज हैं, पेयर ऑफ किडनीज कौन से रीजन में होती हैं, हम लोगों ने एनाटमी में पढ़ा था, हमारे लंबार रीजन में होती हैं। ये किडनीज हैं, इनमें से मैंने आपको बताया था राइट यूरिटर राइट किडनी से, लेफ्ट यूरेटर लेफ्ट किडनी से, फिर ब्लैडर में जाती हैं, ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए स्टोर होकर फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये डायग्राम इन्होंने यहाँ भी बनाई हुई है, लेकिन साथ इन्होंने बॉडी की शेप बनाई है, थोड़े से अंदर मसल शो किए हैं, ये वेना कैवा आयोटा शो की है। आप सिंपली जो है इस तरीके की डायग्राम भी बना सकते हैं। आपने जस्ट यूरिनरी सिस्टम के जो है ना ऑर्गन्स दिखाने हैं कि वो कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, और यूरिनरी सिस्टम के जो है ना ऑर्गन्स को आपने जो है लेबल भी कर देना है। फिर हम लोग किडनी के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल पढ़ें तो हम लोगों ने किडनी की थोड़ी सी एनाटमी पढ़ी थी पहले एनाटमी के पोर्शन में। वो यही एनाटमी थोड़ी सी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किडनी जो है वो लंबा रीजन में होती है, और वर्टेब्रल कॉलम के आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके एक साइड पे 8 किडनी होगी, एक साइड पे एक किडनी होगी, और आपकी बॉडी की पोस्टीरियर साइड के ऊपर किडनीज होती हैं, फ्रंट साइड के ऊपर किडनी नहीं होती। ठीक है, ये जो किडनीज हैं ये आपकी ये बैक साइड के साथ अटैच्ड हैं। दरमियान में आपका वर्टेब्रल कॉलम है, एक साइड पे ये, एक साइड पे ये। अगर हम रीजन की बात करें तो ये लिम्बा रीजन आपके हिप रीजन वाली साइड के ऊपर होता है। और उसके अलावा जो है इसकी शेप देखें तो ये बीन शेप की होती है, जैसे बीन्स नहीं होते लोबिया, उस तरह की शेप की ये होती है। और इसकी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड और 3 सेंटीमीटर थिक लंबाई चौड़ाई, ये सारी इन्होंने इसकी बता दी है। ये वैल्यूज आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, तो आप इनको अंडरलाइन भी करें। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि जो आपकी किडनीज हैं, इनकी फीमेल में किडनी का क्या वेट होता है एवरेज, और मेल्स में किडनी का क्या वेट होता है। फीमेल किडनी जो है वो सिंगल किडनी 135 ग्राम्स तक हो सकती है और मेल्स में 150 ग्राम्स तक हो सकती है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें तो सबसे आउटर रीजन जो होता है, अभी अगर एक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें तो सबसे पहली जो बाउंड्री है बाहर की, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। उसके अंदर वाली लेयर जो है मेड्यूला होती है। ठीक है, और अंदर ये देखें ये पिरामिड्स बने हुए हैं। सबसे बाहर वाली लेयर कॉर्टेक्स हो गई, देन अंदर मेड्यूला हो गई, और अंदर ये देखें ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं, ये जो ऐसे तकोने सी बनी हुई हैं, ये जिनकी नोकें अंदर की तरफ हैं और बाहर की तरफ से चौड़े हैं, ये पिरामिड्स हैं।
कॉर्टेक्स आउटर जोन, मेड्यूला इनर जोन, पिरामिड्स जिनके अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, और एपेक्स ऑफ पिरामिड को जो है पपीला भी कहते हैं। अब एपेक्स ऑफ पिरामिड क्या है? एपेक्स ये नोक, ये देखें, ये पपीला है, ये पपीला, ये जो नोकें नहीं बनी हुई, ये जो नोक है आपके पिरामिड की, ये पेपिला भी कहते हैं, और इसको एपेक्स ऑफ पिरामिड भी कहते हैं। यहाँ पे देखें, ये लेबल भी हुआ हुआ है पेपिला। ठीक है, ये आपने इसकी से डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम अगर इसमें नहीं मेंशन, ये डायग्राम एनाटॉमी वाले क्वेश्चन में जरूर मेंशन है। जो इजी आपको डायग्राम बने वो बनानी है, और आपने साथ जो है, अक्सर स्टूडेंट्स को जब प्रैक्टिस नहीं वो करते और खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो ये जो पिरामिड की शेप है ना, ये खराब कर देते हैं। बीन शेप तो चलो वो ठीक बना लेंगे, लेकिन ये पिरामिड की ये जो सिमेट्री है ये नहीं बना पाते। तो आप लोगों ने डायग्राम की हमेशा एक दफा पहले प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब हम लोगों ने आगे पढ़ना है कि किडनी के जो सेल्स हैं, जो किडनी का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और किडनी का फंक्शन भी करवाते हैं, वो कहलाते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन, इसको आपने न्यूरॉन से जो है वो मिक्स नहीं करना। न्यूरॉन दिमाग के सेल्स को कहा जाता है, नेफ्रॉन जो है वो किडनी के सेल्स को कहा जाता है। ठीक है, हमारी किडनी जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है? नेफ्रॉन। मतलब कि यही नेफ्रॉन जो है उसके सेल्स, सेल्स की शेप जो है वो बाकी दूसरे सेल्स की शेप से डिफरेंट है। दैट इज वाई इस शेप के सेल को नेफ्रॉन कहते हैं, और उसकी अपनी स्पेसिफिक शेप की वजह से ही वो यूरिन बनाने का फंक्शन कर पाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन है। कितने नेफ्रॉन हो सकते हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर। और नेफ्रॉन को अगर टोटल लेंथ देखी जाए उसकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को ऐड करके, तो ये 45 to 65 मिलीमीटर तक एक नेफ्रॉन की लेंथ है, अगर उसको खोल के देखा जाए तो। यहाँ पे दो टाइप्स के बताए हुए हैं। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है जो कि किडनी के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ये टोटल आपकी बॉडी के नेफ्रॉन्स का 85% जो हिस्सा होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि आपकी किडनी के कॉर्टेक्स में, जिनके ग्लोमेरुलर हेड्स जो हैं वो, मतलब जो उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। और बाकी जो पोर्शन है वो जेक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। जेक्स्टा होता है जंक्शन, जेक्स्टा मेडुलरी मतलब जहां पे कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है और मेडुला शुरू हो रहा है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जहां पे कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है और मेडुला शुरू हो रहा है, उस बाउंड्री पे, उस जंक्शन पे जो है उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स या उनके ग्लोमेरुलस कह लें, वो मौजूद होंगे। ठीक है, इस तरीके से दो हैं ये टाइप्स। फिर आगे हम लोग मेन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अब देखते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है, मैं आप लोगों को सिंपल डायग्राम इधर से शो करवाती हूँ कि ये एक नेफ्रॉन सेल है। नेफ्रॉन सेल, यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा किया हुआ है, थोड़ा अंदर करके, वैसे सिंपल ही है लेकिन मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। ये अब एक नेफ्रॉन का सेल है। अब अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो इसके दो बेसिक पार्ट। अब ये देखें, इसके अंदर ये आर्टरी आ रही है, एफरेंट आर्टरी, और ये बाहर निकल रही है, मतलब ये ब्लड को लेके आ रही है। यहाँ पे ब्लड के अंदर से सारा वेस्ट मटेरियल फिल्टर आउट हो जाता है और वो ब्लड साफ होके फिर बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये आर्टरीज का जो जाल है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। तो प्रेशर से ब्लड आता है यहाँ पे, और ये ग्लोमेरुलस किधर मौजूद है? बाउमेंस कैप्सूल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाएगा और ब्लड साफ होके बाहर निकल जाएगा। अब जो वेस्ट मटेरियल यहाँ बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आ गया है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर से फिल्ट्रेशन हुई है, वेस्ट मटेरियल सारा बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आया है। तो अब ये दो मेजर पार्ट्स जो हैं वो ये ग्लोमेरुलर और ये सारी की सारी रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, जिसके अंदर बाउमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये देखें ये एक लूप बना हुआ है, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। उसके बाद ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, एंड देन लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। मैंने आपको बताया है सबसे पहले कंपोनेंट्स, कि मेजर कंपोनेंट्स दो ही हैं। एक है ग्लोमेरुलस, ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिसके अंदर से वेस्ट मटेरियल आएगा, और दूसरा पोर्शन ये जो सारा पर्पल सा, लाइट पर्पल सा हुआ है, ये रीनल ट्यूब्यूल्स। अब ग्लोमेरुलस तो एक ही है,
रीनल ट्यूब्यूल्स के डिफरेंट नाम है। अब रीनल ट्यूब्यूल के नाम क्या क्या हैं, जिस जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नाम देखते जाते हैं। सबसे पहले ये जो फूली हुई कप जैसी चीज है, दैट इज बॉमन्स कैप्सूल, जिसके अंदर फिल्ट्रेशन के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है। उसके बाद जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल आती है। यहाँ पे कॉन्वुलेटेड नहीं लिखा हुआ आपकी बुक के अंदर, कॉन्वुलेटेड भी लिखा हुआ है। कॉन्वुलेशंस का मतलब होता है उलझी हुई, आपस में गुच्छे बने हुए। ठीक है, तो ये कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होती है, आपस में इसमें गुच्छे बने होते हैं। यहाँ पे बस इन्होंने सिंपल बनाने के चक्करों में एक या दो फोल्डिंग्स दिखा दी हैं, ये बहुत ज्यादा फोल्डिंग्स होती हैं। फिर ये लूप ऑफ हेनले, जिसमें जो नीचे की तरफ जा रहा है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो असेंडिंग। देन उसके बाद दोबारा से कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स आती हैं, इनको डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। प्रॉक्सिमल पहले आती हैं, डिस्टल बाद में आती हैं। डिस्टल बाद में आती हैं, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि डिस्टल डिस्टेंस पे होती हैं, दूर होती हैं। देन डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो है जहां पे एंड होगी वहां पे आती है कलेक्टिंग डक्ट। ये हो गए पार्ट्स। ठीक है, ये आपके हो गए पार्ट्स। देखें, टू पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और उसके अलावा रीनल ट्यूब्यूल, और नीचे उन्होंने रीनल ट्यूब्यूल के सबके नाम लिख दिए हैं, जिसमें बाउमेंस कैप्सूल था। फिर सबसे पहले ये हम साथ साथ डायग्राम के साथ इसको करते हैं। सबसे पहले बाउमेंस कैप्सूल था, इसमें इन्होंने शेप जरा इस तरह से करके, हेड जो है ये अंदर की तरफ से कैप्सूल करके बनाया हुआ है। बाउमेंस कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, फिर लूप ऑफ हेनले, जिसमें दो आते हैं, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। सबसे पहले ट्यूब नीचे की तरफ जा रही है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन ट्यूब ऊपर की तरफ आ रही है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये फिर से कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आती है जिसे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। अब काम कैसे करते हैं, काम कैसे होता है? तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का फिल्ट्रेशन। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये जो ब्लड जो है ये आ रहा है अंदर, ब्लड प्लाज्मा, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, अनवांटेड सब्सटेंसेस है जो बॉडी को नहीं चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, जिसमें यूरिया प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो वो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। वो ब्लड प्लाज्मा जो वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, ब्लड के अंदर मौजूद है, वो इसके अंदर आएगा, तेजी से ब्लड जो है वो पास होगा और यहाँ से निकल जाएगा। जब ये यहाँ से पास हो रहा है, ग्लोमेरुलस के अंदर से ब्लड गुजर रहा है, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, आपकी ब्लड कैपिलरी से निकल जाएंगे और इस बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप इज फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस के अंदर से ब्लड इतना प्रेशर से गुजरेगा, हाई प्रेशर से गुजरेगा, तो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेशन के अमल से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो बन जाएगा और वो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट इज, अब आपका प्लाज्मा साफ हो गया, प्लाज्मा यहाँ से क्लीन होकर ये निकल जाएगा, ब्लड सारा वेस्ट मटेरियल वो इधर दे गया। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब आपकी बॉडी को सारी वेस्ट मटेरियल आ गए हैं इधर, सारे वेस्ट मटेरियल इधर आ गए हैं। अब इन्होंने यहाँ से पास ऑन करना है, यहाँ से इस पूरी ट्यूब से गुजरना है। अब दो चीजें होंगी, सबसे पहले चीज क्या होगी, जो जो बॉडी को चीजें वापस चाहिए वो बॉडी दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती है, सारी चीजों को रीअब्जॉर्ब नहीं करती, कुछ चीजें उसे वापस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो वो वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगी। और जैसे ही वो रीअब्जॉर्ब करती है, जैसे फर्ज करें उसने सोडियम रीअब्जॉर्ब किया, तो उसके बदले में वो कोई ना कोई चीज अंदर एंटर करवाएगी। क्योंकि एट द एंड यूरिन जो हम लोग बॉडी, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करवा के बाहर निकालती है ना, उसकी एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, स्पेसिफिक पीएच होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पानी अगर रीअब्जॉर्ब कर लिया है, बहुत ज्यादा पानी अगर रीअब्जॉर्ब कर लिया है तो इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो उसकी पीएच बदल सकती है। तो समटाइम जो है हमें यूरिन आते हुए जो है बर्निंग सेंसेशन होती है। अगर यही पीएच बहुत ज्यादा हार्श हो जाए या बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए, तो वो जगह हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो उसको तो बर्न आउट भी कर सकती है वो। तो ऐसा हमारी बॉडी नहीं होने देती। तो पहला स्टेप में फिल्ट्रेशन हो गई, दूसरे स्टेप में बॉडी को जो चीजें वापस चाहिए वो सेलेक्ट करके उनको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। और लास्ट स्टेप के अंदर कुछ चीजें जो हैं उनके मुतबादिल जो है वो स्क्रीट भी कर देती है उसी ट्यूब ट्यूब के अंदर। इसको हम इस डायग्राम से देखते हैं। अब ये देखें, ये एक नेफ्रॉन बना हुआ है, ये इसका ग्लोमेरुलस है, ये इसका बाउमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब, फिर ये लूप ऑफ हेनले, फिर ये डिस्टल ट्यूब और ये कलेक्टिंग डक्ट। सबसे पहले इधर फिल्ट्रेशन होगी, सारा वेस्ट मटेरियल इधर आ गया, फिर ये वहां से यहाँ से पास ऑन करेगा प्रॉक्सिमल कम्युनिकेटिव ट्यूब्यूल के पास। यहाँ पे जो है जो भी चीजें उसको चाहिए वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी।
लूप ऑफ हेनले में भी जाके देखें, यहाँ पे भी चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और चीजें ऐड ऑन भी होती हैं। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर चीजें इसके अंदर जो है उसकी कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने के लिए चीजें उसके अंदर सिक्रीट भी की जाती हैं ट्यूब के अंदर। और जब तक कलेक्टिंग ट्यूब के डक्ट के अंदर जो है वो यूरिन पहुंचता है, यूरिन प्रोड्यूस हो चुका होता है, उसकी कॉम्पोजिशन सेट हो चुकी होती है, यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वाटर दोबारा बॉडी रीअब्जॉर्ब कर सकती है, और यहाँ से फिर यूरेटर की मदद से यहाँ से किडनी से बाहर निकल जाता है। ये यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं, फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूब ही जो है दोबारा से चीजें रीअब्जॉर्ब करके, ट्यूब से चीजें दोबारा रीअब्जॉर्ब कर होके किडनी के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चली जाएंगी, या किडनी के इंटरस्टिशियल स्पेस से चीजें सिक्रीट किधर जाएंगी, ट्यूब के अंदर। ये हो गया बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, और इसी फंक्शन से प्रोडक्शन ऑफ यूरिन भी होता है। सेम यही चीज जो है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन भी है, सेम यही चीज जो है नेफ्रॉन का फंक्शन भी है। अब मैंने ना पीछे आपको बताई थी, ये देखें कि नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टिकल होते हैं और कौन से होते हैं, जेक्स्ट्रा मेडुलरी। तो ये देखें, ये इन्होंने ना किडनी को थोड़ा सा यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाया है। ये बाहर की तरफ क्या था, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स था, और ये क्या है, ये मेडुला यहाँ से शुरू हो रहा है, ये डार्क ब्राउन जो ज्यादा है। तो जो जिनका ये ग्लोमेरुलस जो है ये कॉर्टेक्स के पास होता है, तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। और जिनका कॉर्टेक्स और मेड्यूला के ये दरमियान में होता है, देखिए इसके जंक्शन के ऊपर है, उनको जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स भी कहा जाता है। तो आप इस डायग्राम को भी शो करके उनकी पोजीशन बता सकते हैं टाइप्स के साथ। फिर व्हाट इज यूरिन, व्हाट इज यूरिन। यूरिन जो है, अगर हम नेचुरल नेचुरल यूरिन की बात करें, नॉर्मल यूरिन की, तो वो एम्बर कलर्ड का होता है, थोड़ा सा जो है वो येलो कलर का होगा, और स्लाइटली एसिडिक होता है। स्लाइटली एसिडिक मीन्स कि इसकी जो पीएच है वो 6, बहुत थोड़ा सा एसिडिक है, और इसकी जो रेंज है वो 4.6 to 8 है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो वॉल्यूम जो है 1000 to 2000 ml पर डे, मतलब कि 1 लीटर से 2 लीटर जो है वो पर डे 24 आवर्स में नॉर्मल ह्यूमंस जो हैं, नॉर्मल एडल्ट्स जो हैं, वो यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नॉर्मल तो फिर कोई भी वैल्यू हो सकती है, नॉर्मल की ये बात है। केमिकल नेचर एसिडिक है, ऊपर पीएच बताई हुई है, और प्रोडक्शन किधर से हो रही है, किडनी से। अब इन्होंने कंपोनेंट्स बताने हैं कि जो हम नॉर्मल यूरिन देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिटाइन, क्रिटेनिन, अमोनिया, हिप्योरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, अमाइनो एसिड, एलेंटोन, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये नॉर्मल है। मतलब नॉर्मली आपके जो है यूरिन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो ये हो सकता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। कौन 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 से आपके नॉर्मल यूरिन में मौजूद हो सकते हैं, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, सल्फेट। ये आप एमसीक्यूज के पॉइंट से भी आपने ये वैल्यूज जो और ये नेम्स जो है वो ध्यान रखने हैं। अब एबनॉर्मल यूरिन के अंदर क्या चीजें होती हैं, अक्सर जो है डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए हम यूरिन एनालिसिस या यूरिन कल्चर करवाते हैं, तो उसके अंदर हम एबनॉर्मेलिटी ढूंढते हैं कि यूरिन के अंदर क्या चीज एक्सेसिव है, उससे हम जो है डिजीज डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। एबनॉर्मल यूरिन के अंदर प्रोटीन्स हो सकती हैं, शुगर हो सकती है, ब्लड हो सकता है, कीटोन बॉडीज हो सकती हैं, इंडिकैन हो सकता है, पिगमेंट्स हो सकते हैं, कास्ट एंड पस सेल्स हो सकते हैं, रीनल कैल्कुलाई हो सकते हैं, माइक्रोब हो सकते हैं। कास्ट जो है वो सेल के फॉल होते हैं, सेल की आउटलाइन होती है। रीनल कैल्कुलाई भी जो है डेड रीनल सेल्स होते हैं, और लास्ट में माइक्रोब भी हो सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं यूरिन के अंदर, तो यूरिन फिर नॉर्मल नहीं है, यूरिन क्या है, एबनॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, शुगर में भी आगे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर ये भी मौजूद हो तो ये भी एबनॉर्मेलिटी है। फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की अगर हम बात करें, मैंने ऊपर आपको जो स्टेप्स दिखाए थे कि नेफ्रॉन के बेसिक स्टेप्स क्या हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के भी सेम वही स्टेप्स हैं। कि सबसे पहले जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ग्लोमेरुलस कैपिलरी के अंदर से जो है वो सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ चला जाएगा, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर, इसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर से पास ऑन करेगा, तो उसके अंदर 2 स्टेप्स होंगे। एक चीज के उसके अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है, अपनी मर्जी से बॉडी चीजें दोबारा से बाहर निकाल लेगी उन ट्यूब्यूल से जिसकी उनको बॉडी को लगेगा कि मुझे जरूरत है और मैंने बाहर नहीं निकालनी, वेस्ट की सूरत में बाहर नहीं फेंकनी, वो रीअब्जॉर्ब कर लेगी।
और फिर पीएच वगैरह को एडजस्ट करने के लिए बहुत सी चीजें जो हैं उसके मुतबादिल एंटर करवानी पड़ती हैं, जिसमें मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें जो है वो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। एक चीज है, दो तरह के ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखें तो प्राइमरी एक्टिव में सोडियम और कैल्शियम जो है उसकी एब्जॉर्प्शन, सेकेंडरी एक्टिव के अंदर ग्लूकोज अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन, और सेकेंडरी एक्टिव सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के अंदर ये हाइड्रोजन, पोटासियम और यूरेट आयंस की ट्रांसपोर्ट जो है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन जो है होती है। पैसिव में वाटर ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, और डिफ्यूजन में आयंस का ट्रांसफर होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। अब ये कैसे होता है, ये आयंस कैसे इधर एक जगह से दूसरी जगह और वाटर कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो आता है डाइल्यूट यूरिन और कंसंट्रेटेड यूरिन में। हम पढ़ते हैं आपकी बॉडी ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से सारा वाटर बाहर निकाल दिया, ठीक है, वेस्ट वाटर जो उसे लगता था कि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इसको यूरिन की शक्ल में बाहर दे दो। आपकी बॉडी के अंदर अभी वो यूरिन बन रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जो है पानी की थोड़ी, आपने पानी नहीं पिया कुछ अर्से, आपने 6 घंटे पानी नहीं पिया, आपकी बॉडी को पानी रिक्वायर्ड है। आपकी बॉडी जो है वो दोबारा से, जो उसने ट्यूनल ट्यूब्यूल्स में वाटर भेजा था वो दोबारा दोबारा से एक्सक्रीट कर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी में जब आपकी बॉडी को बॉडी फ्लूइड्स के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए, आपकी बॉडी को काम के लिए, आपकी बॉडी को अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से करने के लिए वाटर की जरूरत है। तो बॉडी के उस वाटर को कंजर्व करने के लिए जो बॉडी है वो वाटर को वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगी, और जो यूरिन बनेगा उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉरी सल्यूट कंसंट्रेशन, जिसके अंदर जो नॉर्मल यूरिन के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मैंने बताए थे ना, ये ज्यादा हो जाएंगे, वाटर कम हो जाएगा। इस केस के अंदर आपको कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा। कंसंट्रेटेड यूरिन जब आ रहा है तो ये बॉडी को कैसे बताया जाएगा, ये नेफ्रॉन बॉडी को कैसे बताएगी कि भाई सारा पानी रीअब्जॉर्ब कर लो, मुझे जरूरत है। कह रहे हैं कि एक हार्मोन है, उसे कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है, जब अगर बॉडी के पास पानी की जरूरत है बॉडी को, तो बॉडी यूरिन की सूरत में पानी को बाहर निकालने की जगह उस पानी को बचाती है। एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन आपके ब्लड में जाएगा और वो टारगेट करेगा, वो आपके किडनीज को कहेगा कि पानी बचाओ, कंजर्व करो बॉडी के वाटर को। तो किडनी क्या करेगी, किडनी सारे के सारे जो है वाटर को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत थोड़ा सा, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वाटर जो है ना वो यूरिन के अंदर छोड़ेगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ADH हार्मोन हमें कंसंट्रेटेड यूरिन आता है। बॉडी को पानी की जरूरत है, ह्यूमन बीइंग पानी नहीं पी रहा, तो बॉडी अपने आप को कैसे सर्वाइवल स्टेज में लेके जाएगी, यूरिन प्रोडक्शन के दौरान में टिब्यूल्स के अंदर से पानी रीअब्जॉर्ब कर लेगी। कैसे? बॉडी एंटी डायरेटिक हार्मोन बनाएगी, एंटी डायरेटिक हार्मोन किडनी को सिग्नल करेगा कि वाटर रीअब्जॉर्ब कर लो, सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन नहीं, वाटर रीअब्जॉर्ब कर लो, और फिर जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। और नॉर्मल हालात में जब आपकी वाटर कंजम्पशन और हाइड्रेशन नॉर्मल है, आप पानी भी पी रहे हो, तो ADH हार्मोन रिलीज नहीं होगा। और अगर ADH हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, तो आपको नॉर्मल यूरिन आएगा, डाइल्यूटेड, जितना बॉडी जिस तरीके से बनाती है वही, जिसकी एक स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होंगे उसके। अब यहाँ पे इन्होंने यही काउंटर करंट मैकेनिज्म बताया है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में कि यहाँ पे एक दफा जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया, उसके बाद वो पास आउट करेगा। उसमें से ये देखें एरो के निशान से बता रहे हैं कि वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, और ये देखें सोडियम और कैल्शियम अंदर एंटर हो रहे हैं, मतलब कि दोनों चीजें दिखाई गई हैं इसमें। कंसंट्रेटेड यूरिन भी दिखाया जा रहा है, इसके अंदर डाइल्यूट यूरिन भी दिखाया जा रहा है, या दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर फिल्ट्रेशन भी दिखाई जा रही है, इसके अंदर जो है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी दिखाई जा रही है, और इसके अंदर ये सिक्रीशन भी दिखाई जा रही है कि किस तरीके से कुछ चीजें सिलेक्टिवली दोबारा से ट्यूब्यूल्स के अंदर से बाहर आ जाती हैं, और किस तरीके से कुछ चीजें जो हैं वो उसके मुतबादिल ट्यूब्स के अंदर एंटर की जाती हैं।
ये पाथवे भी आपको सारा पता चल के कि कहाँ से कहाँ पे जा रहा है और कहाँ से कहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा जो है समरी सी बता दी है कि सबसे पहले जो है क्या होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलैरिटी कम हो गई है। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि बॉडी को सिग्नल जाएगा कि अब एडीएच बनाना बंद कर दो। एडीएच बनना बंद हो जाएगा तो बॉडी के अंदर जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी बंद हो जाएगी। वाटर रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा वाटर यूरिन के अंदर निकलेगा और ये डाइल्यूट यूरिन आएगा। ऊपर हम लोगों ने कंसंट्रेटेड यूरिन देखा है, ठीक है, ये कंसंट्रेटेड यूरिन पड़ा था, और यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन, बिल्कुल उससे ऑपोजिट। डायग्राम्स आपने मस्ट जो है मैंने आपको जो दिखाई हैं वो ड्रॉ करनी है, कोई डायग्राम आपने स्किप नहीं करनी। फॉर्मेशन में स्टेप वाइज ये डायग्राम थी। ये काउंटर करंट कि कब यूरिन डाइल्यूट बन रहा है और कब ये जो है कंसंट्रेटेड बन रहा है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये मुझे सबसे इजी डायग्राम ये लगी थी, ये जनरल स्ट्रक्चर। और उसके अलावा जो किडनी का था स्ट्रक्चर वो एक ये भी था जिसके अंदर पार्ट्स बताए गए हैं, एक आपको एनाटॉमी के पोर्शन से भी मिलेगा और उसके अलावा जो है आपको ये पोर्शन से भी देखें, ये वाला आपने कॉर्टिकल और जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का भी बताना है।